बरेली से खबर है, भैंस चोर गैंग के साथ एनकाउंटर हुआ है। गैंग सरगना छोटे को गोली लगी है। गैंग के 5 सदस्य फरार हो गए हैं। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती है। बिबियापुर इलाके का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गैंग सरगना छोटे को गोली लगी है। गैंग के 5 सदस्य फरार हो गए हैं। सातिर चोर जिसका नाम छोटे उर्फ राशिद पुत्र इब्राहिम निवासी मीरपुर वाहनपुर थाना विशलपुर जनपद पीलीभीत उम्र 30 वर्ष जिसके पाए पैर में गोली लगी है को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व 1 कारतूस जिंदा 315 बोर, 1 अदद मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार बरामद किया है। साथ ही साथ गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं। इसने अपने फरार साथियों के नाम बताए, जिनके नाम इकराम हड्डी, नदीम उर्फ बबली उर्फ नक्टा, सानू उर्फ शाने, शमशाद खां, गुलाम नबी, शरीफ उर्फ पप्पू हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। चलती कार में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। पुरकासी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर, चलती कार में आग लगी है। चलती कार आग का गोला बनी है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। पुरकासी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बुलंदशहर में थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव टेना में एक युवक की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। मृतक युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है, जो नहाने के लिए स्विमिंग पूल में उतरा था। युवक जब गहरे पानी में डूबने लगा तो आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। उसे निकालकर अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्विमिंग पूल की गहराई अधिक होने और सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने की वजह से यह हादसा हुआ है। मानकों की अनदेखी कर स्विमिंग पूल संचालन की बात सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर से खबर है, ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौत हुई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को मौके से कब्जे में लिया है। चरथावल थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौत हुई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। खबर ललितपुर से है। जीआरपी ने अवैध असलहों के साथ 2 छात्रों को पकड़ा है। पकड़े गए तस्करों के पास से 4 पिस्टल, 3 मैगजीन और तमंचा मिला है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और क्यूआरटी झांसी ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की नजर 2 संदिग्धों पर पड़ी तो वो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पकड़ा और तलाशी ली तो पिस्टल, मैगजीन मिली है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो असले एमपी से खरीदकर पंजाब बेचने के लिए जा रहे थे। पूछताछ करने पर बताया गया कि ये खंडवा मध्य प्रदेश से उनको खरीद कर ला रहे थे और पंजाब में ले जाकर बेचने वाले थे। क्योंकि बिना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर जब चेकिंग की जा रही थी तो ये पुलिस की चेकिंग को देखकर डर गए थे और ये ललितपुर स्टेशन पर उतर गए थे। और इनका प्लान था कि रात्रि में किसी ट्रेन को पकड़कर दिल्ली जाते और वहाँ से पंजाब चले जाते। तो पुलिस के डर से ये ललितपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गए। उसके बाद इनको रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बागपत पुलिस ने विकास हत्याकांड का खुलासा कर दिया और आरोपी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि पकड़े गए आरोपियों के भाई की मृतक विकास ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। हत्या के आरोप में विकास जेल में था और जमानत पर बाहर आया था। बदला लेने के लिए आरोपियों ने हत्या की, फिर रजवाहे की पटरी पर शव फेंक कर फरार हो गए। पुलिस दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। 19 मई को विकास साहब 7 साल की आधार हत्या से हत्या कर दी गई थी। उसके पूछताछ करने के बाद में सारे घटनाक्रम को देखते हुए 2 हत्या आरोपी नीटू एवं पिंटू निवासी चौरी को गिरफ्तार किया गया है। जो मतलब था ये भी जो है हत्यारों में जेल गया था, क्या उसी से रिलेटेड घटना है? जो आरोपी पकड़े गए कौन है ये लोग? वर्ष 2018 में एक घटना हुई थी, तो उसके संबंधों की जाँच की जा रही है। शेष संबंधों की जाँच होने के बाद में अब उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में किडनैप, रेप और हत्या के मुख्य दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मुख्य दोषी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2 आरोपियों को 7-7 साल की सजा मिली है। घटना 2022 की है। लड़की कोचिंग से वापस लौट रही थी। इस दौरान 3 युवकों ने उसे अगवा कर खैराबाद के जंगल में ले गए और उसके साथ रेप किया। फिर अगले दिन लड़की का शव जंगल में मिला था। उसके शरीर पर 24 चोटों के निशान पाए गए थे।
जिसमें अभियुक्त अजय उर्फ सीलू अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे खैराबाद के जंगलों में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया और उसकी बलात्कार करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दिया, जिससे उसके पोस्टमार्टम में 24 चोटें पाई गई। आज न्यायालय द्वारा सुनवाई पूर्ण होने के बाद उस पर अभियुक्त अजय उर्फ सीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है। महराजगंज की एक महिला ने ऐसा कांड किया जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल ये महिला शादी के नाम पर अब तक 25 लोगों को ठग चुकी है। आरोप है कि पहले तो ये लोगों को अपने जाल में फंसाती है, फिर शादी के बाद उनका सारा सामान लूटकर फरार हो जाती है। ये गैंग का हिस्सा थी जो भोपाल से ऑपरेट हो रहा था। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ कर पूरे गैंग के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोप है कि उसने 7 महीनों में 25 मासूम पुरुषों से फर्जी शादियां रचाकर लाखों रुपए की ठगी की है। वो हर बार नया नाम, नई पहचान और नया शहर चुनती थी और शादी के कुछ दिनों बाद नकदी, जेवर और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। सवाई माधोपुर पुलिस ने चतुराई से जाल बिछाकर उसे भोपाल के छोला इलाके में धर दबोचा। यहाँ की बहू है और यहाँ पर 2018 में उसकी शादी हुई थी। वो भी भगा कर ही लाया था लड़का और 2018 से 2 साल यहाँ पर रही है ग्राम सभा कृष्णनाथ में। और 2 साल के बाद जब इसका आचरण परिवार वाले, उनके सास ससुर देखें कि नहीं बहुत अच्छा नहीं है, तो उन्होंने उनका रूम और घर अलग बनवा दिया कि भाई जाकर के वहाँ रहो। फिर उसके बाद ये 2018 के बाद 2 साल गांव पे रही। 2020 के बाद ये गांव छोड़ के चली गई। बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है, जिसके मुताबिक नेपाल बॉर्डर से कई आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इनपुट के मुताबिक पाक बांग्लादेश से करीब 35 आतंकी नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। इस इनपुट के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हमारे साथ कमांडेंट साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या इनपुट मिला है और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। सर, कोई इनपुट मिला है, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही, इनपुट क्या है सर? जैसा कि अभी जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है और हमारा हेडक्वार्टर द्वारा हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्पेसिफिक इनपुट है, जिसमें भी करीब 30 से 35 से 37 के बीच में लोग हैं जो कि स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं। वो बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं। वो अब हिंदुस्तान का और नेपाल का खुला बॉर्डर होने की वजह से किसी भी इलाके से वो एंटर कर सकते हैं। आगरा में पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लड़की की आवाज निकालता था, हनी ट्रैप के खेल में फंसाता था। ग्राहक अगर ट्रेडिंग में निवेश को तैयार हो जाता था तो ठीक है, वरना अश्लील वीडियो चैट पर फोटो वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठना शुरू कर देता था। साइबर थाना पुलिस ने ग्वालियर के दुर्गेश चार को गिरफ्तार किया है। आरोप था कि टेलीग्राम पर देव कुमार नाम से आईडी से बातचीत हुई। आरोपी रोबोटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रेडिंग कर मुनाफे का लालच दिया। आरोपी ने 15 से 20 लोगों में से लगभग 25 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब तक जांच में अलग अलग राज्यों में दुर्गेश के खिलाफ ठगी के 9 मामले दर्ज हो चुके हैं और 20 लाख से ज्यादा की ठगी के सबूत मिले हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ का है ये लगभग 1,42,000 का था जो शिकायत हमें मिली थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 अलग अलग कंप्लेंट देश के कई राज्यों से हैं, तो उसमें लगभग 7 लाख तो क्लियर है जो कि एनसीआरबी पोर्टल पर क्लियर है, बट इसके अलावा और कितना है, कहाँ का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो हमें इनकी खातों की डिटेल से मालूम होता है। देखिए, अभी तक जो मतलब इनके बारे में जानकारी मिली उससे तो ये अकेले ही हैं, बट हम दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई इनका साथी तो इस काम में इन्हें सपोर्ट नहीं करता था। प्रतापगढ़ पुलिस अब तक साइबर ठगी के शिकार हुए 140 लोगों से पैसे वापस कराए हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक 140 लोगों के 60,48,721 रुपए वापस करा चुकी है। रुपए वापस पाकर लोग खुश हैं और पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2023 में पुलिस ने 12 लोगों के 5 लाख वापस कराए, जबकि 2024 में 96 लोगों के 34 लाख और 2025 में 32 लोगों के 21 लाख रुपए वापस कराए हैं। वहीं एएसपी का कहना है कि साइबर ठगी की शिकायत पर 72 घंटे में आपका पैसा लॉक कर वापस कराया जा सकता है। 140 लोग साइबर क्राइम से प्रभावित हुए।
और लगभग 60,50,000 रुपये इनका रिफंड भी कराया गया है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, लगातार सरकार भी इस पर जो है अपना दिशा निर्देश दे रही है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम हुआ है तो तत्काल 1930 पर इसकी सूचना दें। 72 घंटे के अंदर पूरी कोशिश होती है कि सारा पैसा आपका लॉक कराकर वो आपको रिफंड किया जाए। लखनऊ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें एक युवती बाइक चला रहे युवक को चप्पल से पीटती दिखी। युवक बाइक चला रहा था और युवती उसे चप्पल से पीटे जा रही थी। तभी दाएं से तो कभी बाएं से चप्पल पिटाई की यह घटना खुर्रम नगर इलाके की बताई जा रही है। वीडियो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद तेजी से वायरल हो गया है। 20 सेकंड के वीडियो में युवक 14 बार चप्पल से पिटता दिखा। वाराणसी के लंका इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर शटरिंग खोलते समय गिर गया, जिससे मलबे में 2 मजदूर दब गए, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा मारुति नगर कॉलोनी में उस वक्त हुआ जब सीढ़ी की ढलाई के बाद उसकी शटरिंग हटाई जा रही थी, तभी अचानक सीढ़ी भरभरा कर गिर गई है। ये बड़ी खबर वाराणसी से हम आपको बता रहे हैं। भदोही में एक प्रेमी प्रेमिका ट्रेन के सामने कूद गए, जिससे मौके पर ही प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला चौरी इलाके का है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के आगे कूदने वाला शख्स पहले से शादीशुदा था, जो अपनी प्रेमिका को लेकर कुछ दिन पहले घर से भाग गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था। तो इस मामले का पता किया गया तो पता चला कि विजय कुमार यादव पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद ये दोनों कहीं साथ में चले गए थे। 16 तारीख को इनके परिजनों द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसके बाद इनको वापस से बरामद कर एसडीएम के सामने ले जाकर बताया गया था, तो दोनों ने सहमति करी थी कि साथ में रहेंगे। फिर भी कल ये कदम उठाया गया, जिसके आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांग शिक्षण संस्थानों में संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करें, दिव्यांग छात्रों किसी के बहकावे में न आए, इस पर सख्त नजर रखें। प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएं। मदरसों में दीनी तालीम के साथ ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस को लागू करने की तैयारी है। मदरसों में महाराणा प्रताप, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां के बारे में पढ़ाया जाएगा। मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि मदरसों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद जी। दानिश जी, क्या कुछ मदरसों में अब शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, मदरसा शिक्षा हमारे गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुस्लिम समाज के नौजवान के लिए एक अहम शिक्षा का केंद्र है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा बेशक दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा हमारी मोदी और योगी सरकार ने कहा है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि दीन इस्लाम भी हम पढ़ें और आधुनिक शिक्षा से भी हम कनेक्ट हों। समाजवादी पार्टी के नेता अमीर जमेई ने सरकार को पाकिस्तान और चीन से सावधान रहने के लिए आगाह किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, जिससे पूरे विश्व में टीम इंडिया एकजुट नजर आए। हमारा सिर्फ यही कहना है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये समझना है कि ये जो खतरा है अभी टला नहीं है, और खतरा सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चीन सबसे बड़ा खतरा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि और पार्टी मीटिंग ना सही, एलओपी आदरणीय राहुल जी, माननीय अखिलेश यादव जी, और जिनको भी वो समझते हैं जो हमारे बड़े लोग हैं, बैठ के क्लोज डोर ही सही, आप मीडिया ब्रीफ ना करो कि क्या वजह थी। अगर आप हमारे मुल्क को नहीं इन नेताओं की मदद लेंगे तो कल हम किसी अनहोनी का सामना कैसे करेंगे? अगर आप ये कहते हैं टीम इंडिया, तो टीम इंडिया दिखनी चाहिए, टीम इंडिया कहीं दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के डीएनए वाली पोस्ट पर रिएक्शन दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि हम लोगों की तरफ से सपा के राजनीतिक डीएनए की बात की जाती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से डिप्टी सीएम के परिवार पर पोस्ट की है, वो समाजवादी पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। या हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राजनीतिक डीएनए की चर्चा की, जो उनकी सरकारों में, उनके कालखंड में जिस प्रकार की घटनाएं हुई,
उनकी चर्चा हम सर्वत्र करते रहे। लेकिन ये दुखद है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अधिकृत पेज से माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके समाज के बारे में जो पोस्ट की गई है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों ने उसकी निंदा की है और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है इस प्रकार की घटनाओं से वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। पूर्व मंत्री और अपनी समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। सरकार पर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताया है। खत्म कर दिया, नया बांग्लादेश बना दिया, 1 लाख पाकिस्तान फौज को सरेंडर कराया। मोदी जी क्या किया? तमाशा किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश की बहनों को की आंख में धूल झोंकने काम किया। सारे आतंकवादियों को जब तक सूखा नहीं साफ हो जाता तब इनको युद्धविराम नहीं करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर का देशवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उसकी हवा माननीय प्रधानमंत्री स्वयं निकाल दी है, टाटा फिक्स कर दिया। बर्ड फ्लू पर वन मंत्री अनुज सक्सेना का रिएक्शन आया है। मंत्री ने प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित होने की बात कही है। मंत्री ने बताया कि जो पहले 5 केस पॉजिटिव आए थे वही केस अब तक सामने आए हैं। किसी अन्य जीव में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। रिस्क न लेते हुए एहतियातन 27 मई तक सारे जू बंद किए गए हैं। देखिए, बर्ड फ्लू टोटली कंट्रोल में है। जो शुरू में हमारे यहाँ 5 केस पॉजिटिव निकले वही निकले, उसके बाद कोई केस पॉजिटिव नहीं निकला है। हमने कुछ और एनिमल्स के भी सैंपल्स भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट्स अवेटेड हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है 1 हफ्ते के लिए और बंद कर दो। जरा भी जानवरों की या ह्यूमन बींग के लिए रिस्क नहीं लेना। गोरखपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दिनों में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का इलाज एम्स में चल रहा है। सुबह 4 गांव ब्लॉक के रजही गांव में मां बेटे खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान बिजली गिरने से बेटे की मौत हो गई। मां गंभीर रूप से घायल है। वहीं कल चौरी चौरा में एक युवक के ऊपर बिजली गिरने से मौत हो गई थी। आपदा विभाग ने इन दोनों मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। चौरी चौरा क्षेत्र में एक व्यक्ति जो कि अपने वाहन से जा रहे थे, उनकी आकाशीय बिजली गिर जाने से उनकी मृत्यु हुई है। और आज रजही में एक माता और उनके पुत्र थे, दोनों खेत में काम कर रहे थे, जिस दौरान वज्रपात हुआ, जिसमें जो धीरज जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई वज्रपात के कारण। और माता जी जो हैं उनकी कैलाशी देवी, वो इस समय एम्स में एडमिट हैं और उनका इलाज वहाँ पे उपचार चल रहा है। आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान मेट्रो कॉरपोरेशन की गलती से जलभराव की समस्या हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। मेट्रो कॉरपोरेशन ने एमजी रोड को चौड़ा करने के लिए नालियों में सीसी भरकर सड़क से मिला दिया है। नाली न होने से बारिश के समय जलभराव की समस्या होती है। नगर निगम ने मेट्रो अधिकारियों को चेतावनी दी है। पहले भी नगर आयुक्त ने जुर्माना लगाया था। शहर में किया जा रहा है, उसको लेकर के जगह जगह सीवर लाइन चौक होने की समस्या भी सामने आ रही है। इसके अलावा जो सड़क किनारे बनी हुई नालियां हैं उसमें सीसी भर करके उनको ब्लॉक करने की भी समस्या आ रही है, जैसे सेंट जॉन्स चौराहे के सामने। तो उसको देखते हुए मेट्रो को ये सूचित किया जा रहा है और उनके साथ एक मीटिंग भी प्रस्तावित की जा रही है, क्योंकि बरसात होने की स्थिति में पानी निकलने का रास्ता नहीं रहेगा और फिर शहर को जलभराव का सामना करना पड़ सकता है। मथुरा में 18 करोड़ की लागत से सप्त देवालय सर्किट का निर्माण किया जाएगा। 3 किलोमीटर की दूरी में 7 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इसकी योजना तैयार कर ली है। इस 3 किलोमीटर की दूरी में संपर्क मार्ग, विश्राम स्थल, पेयजल और शौचालय समेत कई सुविधाओं को मेंटेन किया जाएगा। बांके बिहारी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के ये मंदिर भी लुभाएंगे। प्रयागराज में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। लोग टेम्परेचर के टॉर्चर से बीमार पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में फीवर और डायरिया के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ी है। प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू बेली अस्पताल में जहां प्रतिदिन 1100 से 1200 मरीज ओपीडी में आते थे, वहीं गर्मी के चलते ओपीडी में मरीजों की संख्या 1500 से 1600 पहुंच रही है। जो है मरीजों की संख्या 400-500 करीब बढ़ी है प्रतिदिन, और ज़्यादातर पेशेंट अभी फीवर के आ रहे हैं
और वॉमिटिंग डायरिया के आ रहे हैं। हीट वेव से जिसे हीट शॉक वाला तो अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन हमारा पूरा प्रशासन और हॉस्पिटल का पूरा प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। 10 बेड बने हैं जो कि बिल्कुल चिल्ड एसी के साथ हैं। आइस पैक उपलब्ध है, रेक्टल थर्मामीटर, जीवन रक्षक सारी औषधियाँ और ड्रिप्स जितनी भी हैं। स्टाफ की मौजूदगी पूरी है 24/7। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।